चलिए, तो अभी हम लोग सबसे इसके लास्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट टॉपिक के तरफ है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद जो डाउट होगा आप पूछिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है इसमें कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी, कोलिजन का हिंदी क्या होता है? टक्कर, हाँ, या टक्कर, संघट्ट, और ये है सिद्धांत। तो इसको बोलते हैं कोलिजन थियरी या टक्कर या संघट्ट सिद्धांत। अभी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कब बदलेगा, इसका कंसेप्ट कोलिजन थियरी के अंदर है। सबसे पहले आपको इसमें कुछ एजम्पशन है, जैसे कोलिजन टक्कर होगा, टक्कर होगा तो ये बताइए पानी पानी के मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होगा क्या, कि पत्थर पत्थर मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होगा? नहीं भी सर। मतलब कोलिजन जो होता है ना वो हार्ड स्पेयर, कोलिजन मतलब टक्कर, टक्कर तो हार्ड में होगा ना, हार्ड स्पेयर होगा चाहे हार्ड कोई, जैसे पत्थर होगा, पानी के जो दो बूंदे हैं उसमें टक्कर होगा? नहीं। तो एक कोलिजन थियरी में एजम्पशन दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी ये थियरी को आप कंसीडर करेंगे तो इसमें एटम को कैसे कंसीडर करेंगे? हार्ड स्पेयर। एटम्स आर considered as hard sphere, यानी इसका हिंदी लिखूं क्या? एटम को हार्ड स्फेयर कंसीडर किया जाता है, यानी परमाणु को हार्ड मतलब कठोर, कठोर गोला ना, कठोर गोला माना जाता है। अब देखिए ये तो पहले ही आपने गड़बड़ कर लिया, पहले ही जो एटम को आपने एजम्पशन में डाल दिया कि वो हार्ड स्फीयर है। अब चलिए आगे कहानी। जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट में बदलेगा तो क्या होना चाहिए? कोलिजन जो है, टक्कर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए। ये बताइए 10 लोग अगर एक साइड में हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा है एक पार्टी ए है और दूसरा पार्टी बी है, इसमें 10 लोग हैं 10 पीपल, और इसमें भी मान लीजिए 15 पीपल। तो अगर ये झगड़ा करे, इधर से भी लाठी ले ले इधर से भी लाठी ले ले, तो कितने लोग का सर परफेक्ट हाफ हाफ फटेगा? जो अगर परफेक्ट, है ना, मतलब बहुत ही एक ऐसा है, अगर एक परफेक्ट कोलिजन हुआ, मतलब परफेक्ट इसका लाठी इसके सर पे पड़ा, तभी हम बोलेंगे अच्छा ये परफेक्ट कोलिजन है। परफेक्ट कोलिजन का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से जाना चाहिए, तब कोलिजन परफेक्ट होगा, करेक्ट ना? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी एक देखिए, अगर ये तो मान लीजिए परफेक्ट है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, लेकिन अगर ये बेचारा आराम आराम से जाएगा और दूसरा भी आराम आराम से जाएगा तो ये टक्कर होगा। आप धीरे 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 जाके ट्रेन से सट जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा क्या? अगर ट्रेन रुका हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन है और ये स्टॉप में है, रेस्ट में है, और आप इधर से आ रहे हैं और आप आराम आराम से ट्रेन में जाके सट जाएंगे तो हम बोलेंगे एक्सीडेंट होगा? ये नहीं होगा। नो सर। हाँ, मतलब कैसा होना चाहिए? ट्रेन भी चलना चाहिए, आप भी अगर चल रहे तब जबरदस्त होगा। यानी ये एनर्जी और ये डायरेक्शन को बता रहा है। यानी जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो दो कंडीशन होता है, एक तो कोलिजन ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, हेड टू हेड मिलना चाहिए, और दूसरा इसकी एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर एनर्जी बहुत कम है तो मॉलिक्यूल अच्छे से कोलाइड नहीं होगा। अगर उसका डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, अच्छा है डायरेक्शन, लेकिन एनर्जी कम हो तो दोनों अच्छे से कोलाइड नहीं करेगा। समझ रहे क्या? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलता है जब उसका कोलिजन सुपर हो, मतलब हार्ड हो एकदम, और मतलब और एनर्जी के साथ हो कोलिजन। तो जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसको दो टाइप के बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है।
तो एक को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और दूसरे को कहा जाता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो मैं एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा, इन ऑर्डर टू टेक्स प्लेस अ केमिकल रिएक्शन, या फॉर अ केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखे आपके लिए आसान जाएगा, फॉर अ केमिकल रिएक्शन reacting molecule has to be cross two type of barrier, बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट। तो इसमें पहला होता है एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ये बताइए, अगर दो आदमी में झगड़ा होगा तो दोनों जब आमने सामने होगा मतलब तब तो होगा ना। अगर एक पीछे हो और बोले अरे यार मैं तुमको गाली दे रहा था, तो झगड़ा होगा नहीं। मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों तो एक आमने सामने भी होना चाहिए, ये ओरिएंटेशन हो गया, और इसकी भी एनर्जी सुपर होना चाहिए, इसकी भी एनर्जी होना चाहिए। अब ये कौन सी एनर्जी का बात कर रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए डायग्राम बनाता हूं, फिर से आपको बताता हूं। अभी यहां पे अगर ए से बी बन रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो हमने देखा था एक इसमें ग्राफ ऐसा। तो यहाँ जो एनर्जी होता है इसको एनर्जी और हम लोग एक्सिस कर रहे हैं और इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखिए, तो ये एनर्जी ऑफ तो रिएक्टेंट है, इसको ER कहते हैं। इतना जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं बदलेगा। यानी मिनिमम आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। माचिस आप रखे तो खुद से जलता है कि उसको टक्कर करना पड़ता है उसके सरफेस के साथ। अगर माचिस की जो तिली आप निकालते तो उस पर रगड़ते हैं ना, मतलब क्या करते, उसको टक्कर करते नहीं कि माचिस कितना भी गर्मी का दिन हो तो माचिस खुद से जल जाएगा क्या, नहीं जलेगा। हाँ, एनर्जी उसके अंदर है तो, लेकिन उसको एक टक्कर चाहिए। और दूसरा बात, अगर उसी माचिस की तिल्लू का आप पानी में डाल देंगे उसके बाद कितना भी टक्कर करेंगे तो जलेगा नहीं। तो दोनों केस होना चाहिए, एक तो टक्कर होना चाहिए यानी जो आप रगड़ते हैं माचिस को उसके जो रहता है पट्टी, और हाँ, और दूसरा एनर्जी भी होना चाहिए। आप पानी में भिगा देंगे तभी काम नहीं चलेगा, या गर्मी के दिन में अगर टक्कर नहीं करेंगे तभी नहीं जलेगा। अच्छा एग्जांपल है ना। तो एनर्जी भी होना चाहिए और उसका परफेक्ट डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये मिनिमम इस एनर्जी की बात कर रहा है कि जब ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए यहां से यहां ए, और ये रिएक्टेंट है, ए है, मतलब बहुत सारे ए पार्टिकल है इसके अंदर। एक सेकेंड रुकिए। जब रिएक्शन होता है, यहां पे अगर लिखा है ए से बी बन रहा है, लेकिन ए लिखा है इसका कोफिशिएंट 1 है और बी का कोफिशिएंट 1 है, तो ए क्या है, एक मोल का बात कर रहा है ना। एक मोल मतलब 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। जैसे अगर मैं, अच्छा एक सेकेंड, ये है यहाँ पे भी कितना है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, 6.022 10 टू द पावर 23। अगर ये मान लीजिए सिमिलर है तो दो इतने सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। मैं एक दूसरे एग्जांपल बता रहा आपको, जैसे H2 और I2, ये मिलके आपको HI बन रहा है, HI। तो ये H2 कितना है, 1 मोल है, और I2 कितना है, 1 मोल, करेक्ट ना। 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे भी 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है।
अब इतने मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, तो ये टक्कर होने के लिए इनकी तो खुद की एनर्जी होनी चाहिए, या हमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। तो पहला। दूसरा, ये टक्कर जो है आमने सामने होना चाहिए। तो देखिए, तो एक तो पहला हो गया एनर्जी बैरियर, तो मैं इसमें लिख देता हूं, फिर से ओरिएंटेशन बैरियर को समझाता हूं, यानी एनर्जी बैरियर, यानी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, reactant molecule should cross energy barrier। यानी उसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। वो एनर्जी बैरियर कौन सा है? एक्टिवेशन, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, मिनिमम इतना एनर्जी उसको चाहिए। क्या? हाँ, टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड क्रॉस एनर्जी बैरियर, यानी मिनिमम कितना है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो हो गया, हमको समझ गया। अच्छा, मिनिमम इतना एनर्जी हमको कहीं से देना पड़ेगा, नहीं तो नेचुरली बाई कहीं से उसको मिलेगा, तभी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकेगा। करेक्ट ना? नहीं तो यहाँ का रिएक्टेंट यहाँ तक, यहीं पे कहीं पे भी अगर इसको इतना एनर्जी मिल रहा है, अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब वो प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएगा। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेज में वो रुक गया है, वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं ओरिएंटेशन बैरियर। अच्छा, एनर्जी बैरियर में अभी और भी कहानी है। अभी देखिए, एनर्जी बैरियर तो है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर इधर से, जैसे आपको बता रहा था, इधर से अगर 10 लोग, इधर से 15 लोग हैं, तो सारे लोग का कोलिजन परफेक्ट नहीं होने वाला है, मतलब सारे लोग उतने स्पीड से झगड़ा नहीं करने वाले हैं। तो इसमें एक इफेक्टिव मॉलिक्यूल करके कंसेप्ट आता है कि वह मॉलिक्यूल जिसका कोलिजन जो है बहुत ही परफेक्ट होता है, यानी इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन एमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको समझिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? इसको जेड से डिनोट किया जाता है। इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन among reacting molecule, among reacting molecule in per unit time, per unit time per unit volume। मतलब एक कोलिजन है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन है किसके? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में। कहां पे? पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड में कितना, या पर मिनट में कितना, और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहा है। क्योंकि जब एनर्जी रहेगा तभी तो कोलिजन होगा, टक्कर ना। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो कोलिजन होगा? झगड़ा कभी नहीं होगा। अगर हम चुपचाप शांत बैठे, एक आदमी बोलते जा रहा है, झगड़ा होगा? नहीं हो सकता है। तो दोनों जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, तो कितना कोलिजन किया है, किसमें कितने कोलिजन? पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हिंदी में लिखूं क्या? यानी प्रति इकाई
प्रति इकाई समय और क्या लिखेंगे प्रति प्रति इकाई आयतन में अभिकारक मॉलिक्यूल के बीच अभिकारक या अभिकारकों अणुओं के बीच प्योर हिंदी अणुओं के बीच के टक्कर की संख्या को कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका हिंदी क्या होगा? टक्कर आवृत्ति, नहीं? फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है? आवृत्ति। हाँ, वही की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहा जाता है सॉरी। तब देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनके पास होने चाहिए, मतलब टक्कर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं टक्कर बहुत ही कम हो तब नहीं चलेगा। तो देखिए एक डेटा लिखता हूं, या चलिए जेड का एक, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, ये लिख देता हूं। जेड का एक फॉर्मूला है, देखिए बहुत छोटा है, √2 इंटू पाई इंटू सी एवरेज इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू एन बाई वी। ये जेड का फॉर्मूला है, जहां पे पाई √2 तो पता है, पाई पता है, सी एवरेज किसी को याद है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टेट्स ऑफ मैटर में था 8RT/πm। और सिग्मा जो है यहाँ पे एक कोलिजन डायामीटर है, इसको कोलिजन डायामीटर कहा जाता है। डायामीटर मतलब जब ये टक्कर हो रहा है तो यहां से यहां का डिस्टेंस कोलिजन डायामीटर, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वही कहलाएगा। क्योंकि ए भी कितना है उसके ऊपर भी रिएक्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। और एन बाई वी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये नहीं याद रहेगा तभी चलेगा, बुक में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इधर टी आया है, टी, ये लिखने का एक और एडवांटेज था मेरा, क्योंकि टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सी एवरेज बढ़ेगा। सी एवरेज बढ़ेगा मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। नहीं, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लोग क्या होगा, लोग को गुस्सा, मतलब यहाँ पे कैसा है, आग लगा दिया जाए एक घर में 50 लोग को बैठा के, तो क्या होगा, धक्का मुक्की तो चालू हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो एक डेटा देता हूं आपको, देखिए नोट, ये आपको ध्यान देना है इसमें। एट रूम टेम्परेचर टोटल कोलिजन कितना होता है? टोटल कोलिजन पर सेकेंड, टोटल कोलिजन पर सेकेंड ये होता है, आप समझिए कितना है, 10⁻28 अप्रोक्स पर सेकेंड में इतने कोलिजन होता है। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन कितना होता है? इफेक्टिव ओनली 3 और 4, 3 to 4 ही इफेक्टिव कोलिजन होता है। और कितने, तब जितने पर इफेक्टिव कोलिजन होगा उसके ही तो मॉलिक्यूल इफेक्टिव आएंगे, है या नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। अरे आप मैदान में चल गए फुटबॉल के, लेकिन आप जाके बैठे हैं, मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं, आपका नंबर काउंट होगा क्या? आप तो केवल बैठे हैं। अगर 11 प्लेयर है, उसमें बेचारा एक पहले जाके बैठ गया, तो उसका वो प्लेयर नंबर है, लेकिन वो इफेक्टिव में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वही होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। एक्स का वैल्यू निकलता है e⁻−EA/RT से। ये जो वैल्यू है e⁻−EA/RT वो हमको इफेक्टिव मॉलिक्यूल देता है। तो अगर इससे एक तो जेड हमको पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी,
और एक इफेक्टिव मॉलिक्यूल पता है कि इतने इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है और इतने इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, तो रेट लिखा जाता है। तो रेट क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू जेड इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये फॉर्मूला है। यानी अगर हमको इफेक्टिव मॉलिक्यूल पता हो जाए और कोलिजन फ्रीक्वेंसी पता हो जाए तो हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। समझ गए? हाँ, ई के पावर माइनस ए बाई आर टी को एफ से डिनोट किया जाता है क्या? किससे? एफ से ना, जी सर। वही ना, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है? जी सर। हाँ, अब देखिए तो ये रेट हो गया, लेकिन ये रेट जो निकला वो किससे निकला? अभी हमने केवल एनर्जी को कंसीडर करके आ रहे हैं, नहीं कि एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए मॉलिक्यूल को एक एक्टिवेशन एनर्जी की एनर्जी बराबर पास करना पड़ेगा, लेकिन तब तो ये एनर्जी जैसे कन्वर्ट होगा एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी से ही रिलेटेड है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो मॉलिक्यूल टक्कर नहीं करने वाला है, करेक्ट ना? हाँ, और टक्कर भी किया तो कितने लोग इफेक्टिव टक्कर में आए, तो उसका नंबर मिलता है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी से। देखिए ध्यान से, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं पता चलेगा कि हाँ, तब तक हम इफेक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बता सकते हैं। तो केवल एनर्जी को कंसीडर किया तो एक रेट का फॉर्मूला आता है। अब हम सेकेंड पार्ट इसका कंसीडर कर रहे हैं, ओरिएंटेशन बैरियर। देखिए ध्यान से, सर हाँ, उससे पहले आप ऊपर एक एग्जांपल दिए थे कि यूनिट ए का यूनिट लिख रहे थे, तो बोले थे के इक्वल टू ए। के इक्वल टू, ए ला कर यूनिट लिखे थे ए। हाँ, तो वही तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो ए था, ए कैपिटल ए, वही जेड को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए। और सर यहाँ पे तो एक्टिवेशन इंडेक्स को जीरो होता ही नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी, कहीं भी जीरो होता ही नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर तो मैक्सिमम हो सकता है ना। तो होगा, लेकिन अप्रोक्स जीरो कैसे हो जाएगा? अरे अगर टेम्परेचर को अगर आप मैक्सिमम कर देंगे, बहुत ही ज्यादा कर देंगे, तो ये डेटा तो जीरो देगा ना। टेम्परेचर सुनिए ध्यान से, अभी टेम्परेचर कभी इंफिनिटिव नहीं हो सकता है, तो कभी भी ए नहीं, वो ऐसा कभी ये टर्म जीरो नहीं हो सकता है, ऐसा बात है। लेकिन अगर हमने उधर डेटा निकाला था कि यदि टेम्परेचर इंफिनिटिव हो गया तो ये वैल्यू अप्रोक्स जीरो जाएगा, तो ई के पावर 0.1, तो रेट उस तरह वहां पे के क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा। वो एज्यूम है, समझे क्या? अब देखिए ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर के लिए क्या है, आपके पास इफेक्टिव मॉलिक्यूल भी है, उसका कोलिजन भी अच्छा चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अच्छा नहीं है, तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, effective reacting molecule, effective reacting molecule should be collide in proper orientation। अब ध्यान से समझिए, proper orientation यानी प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रॉपर दिशा में आना पड़ता है, प्रॉपर डायरेक्शन में। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन में आना पड़ता है। अब देखिए मैं इसको ऐसे बता रहा, मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, अगर H2 प्लस I2 मिलके A2HI बन रहा है, तो H2 का मतलब क्या है, यहाँ पे HH होगा,
एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, A इधर से जा रहा है। I2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा, एक I यहाँ पे है, दूसरा I यहाँ पे बॉन्डेड है, इधर भी ये बॉन्डेड है, ये इधर से जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन से जाएगा, ये इस डायरेक्शन से जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो टक्कर होगा ना। तो होगा क्या, अभी देखिए इधर OO है, अभी A बॉन्ड जो है वो टूटेगा, इधर H है, इधर H, इधर I है, सॉरी ये बड़ा बनता I है इधर। अब ये क्या होगा, ये इसका बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों के बीच का बॉन्ड बनेगा। साइन का मतलब है बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो H इधर I मिलके क्या बन जाएगा, HI, इधर भी H और I मिलके क्या बन जाएगा, HI, तो हमको मिल जाएगा ये 2HI। लेकिन ये ऐसे गया है टक्कर, ये बताइए ए AO अगर ये इधर जा रहा है और एक दूसरा I2 वाला जो है ये H2 है, ये इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो टक्कर होगा, नहीं होगा। चाहे अगर आपका I है, अगर A इधर जा रहा है और I2 वाला भी, ये I2 है, ये I2 है, A भी इधर जा रहा है, ये H2 है, A भी इधर जा रहा है, तो ये टक्कर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर कोलिजन बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कोलिजन से HI कभी बनेगा, नहीं बनेगा। जब अगर ऐसे है परफेक्ट कोलिजन तभी HI बनने वाला है। तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी है और कोलिजन भी हो रहा है, लेकिन एक कोलिजन कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे क्या। जी सर। अब इसको थोड़ा ऑर्गेनिक से समझिए, बहुत ही अच्छा इसमें ऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे बुक में दिया है आपको CH3OH है और इधर Br का अटैक हो रहा है, Br, एक सेकेंड, ये Br को समझाया है या किसको लेकर समझाया है, Br पे OH का अटैक कराया है, Br पे OH। ध्यान से समझिए, मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक का, लेकिन इन लोगों ने इधर लाके दिया है, बहुत अच्छा है कंसेप्ट, बताता हूँ आपको। देखिए CH3 इधर Br है और इधर OH है। ये बताइए जब CH3Br टूटता है, CH3Br, तो कैसे टूटेगा, CH3 प्लस और Br माइनस, है या नहीं। जी सर। अब देखिए तो CH3 को पूरे अच्छे से लिखिए, H एक्चुअली 3D में रहता है, H इधर है Br और इधर है OH। तब तो Br पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो Br पे डेल्टा माइनस आएगा, C पे डेल्टा प्लस आएगा, है या नहीं। अगर जो Br मान लीजिए ए मॉलिक्यूल इधर से जा रहा है और OH इधर से जा रहा है, तो आप बताइए क्या Br के पास OH जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये Br, हाँ दोनों पे माइनस है, इन लोगों ने ऑर्गेनिक का हेल्प लिया है, तो ये दोनों पे माइनस है, तब तो माइनस माइनस रिपल्सन हो जाएगा, तब तो यहां से जो है ए नॉट रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं लिख देता हूं यहां पे क्या होगा, इसमें हाई रिपल्सन, हाई रिपल्सन, ये मैं समझाऊंगा ऑर्गेनिक, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब दूसरा एक देखिए, अगर इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर Br है, लेकिन अगर OH पीछे से आ गया तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा, तब तो ये आराम से यहाँ पे अटैक कर देगा, क्योंकि इधर माइनस है लेकिन इधर प्लस है, ध्यान से, तो ये OH माइनस आराम से अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, यहां से Br गायब हो जाता है, तो कैसा बन गया, H इधर OH इधर H और H और चला गया Br आउट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। तब हम कहते हैं अच्छा ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है,
मैं तो आपको थियोरेटिकली इधर दिखा रहा था कि हाँ, ताकि आप देखेंगे टक्कर आगे पीछे हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर केमिस्ट्री एक्चुअल देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर निगेटिव चार्ज है तो इस जो OH माइनस निगेटिव चार्ज है तो इसको अगर ये सेम साइड से आया दोनों माइनस माइनस तो रिपल्सन होगा, यानी ये डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो नॉट रिएक्शन, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर इधर Br पे माइनस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है, अगर ये OH माइनस अपोजिट से आ रहा है क्योंकि इधर C जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, तब तो OH आसानी से चला आएगा और Br यहां से निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये क्या है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब प्रोडक्ट बनेगा। और एक ऐसा है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का एग्जांपल है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है या नहीं। जी सर। तो अगर हम इस ओरिएंटेशन को कंसीडर करते हैं तो एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं P, ओरिएंटेशन बैरियर। इफ वी कंसीडर, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, proper orientation of a reacting molecule leads to the bond formation whereas the improper orientation makes them simply bounce back, मतलब झगड़ा होगा, एक के पीछे जाएगा, no product formation takes place, करेक्ट ना। जी सर। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। ये इसका मीनिंग क्या है ये भी समझाता हूं। तो लेट फैक्टर, लेट ओरिएंटेशन फैक्टर, ऐसे लिखता हूं, फॉर प्रॉपर, फॉर इफेक्टिव कोलिजन we have to consider, we have to consider a orientation factor, orientation factor P, which is also called as, which is also called as steric, steric factor और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर P। अब ये देखिए एस्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, एस्टेरिक का मतलब होता है हिंड्रेंस। ये बताइए अगर 200 लोग एक के साथ मैच करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव कोलिजन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर वहीं 5-5 लोग होंगे तो क्या होगा, आप सबसे देखिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए यहां पे एक नंबर लिख के दिया था आपको, क्या होना चाहिए 3 से 4। अगर कोलिजन 3 और 4 लोग में हो रहा है ना, या 2-2 3-3 मॉलिक्यूल में हो रहा है तो प्रॉपर होता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया ना तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट, एस्टेरिक हिंड्रेंस उसको बोला जाता है, तभी कोलिजन परफेक्ट नहीं हो सकता है। समझे क्या। जी सर। अगर मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो या बहुत नंबर में ज्यादा हो तो कोलिजन यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर हम एस्टेरिक फैक्टर को कंसीडर करें, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, आर जो रेट होगा वो हो जाएगा पी, एक फैक्टर आ गया जो ओरिएंटेशन बैरियर है, जेड एंड ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, जहां पे पी क्या है, एस्टेरिक फैक्टर है, जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ए क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल, नहीं या नंबर ऑफ
इफेक्टिव मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। तब अगर देखिए, एक तो हमारा डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन होना चाहिए, और उनके पास एनर्जी भी होना चाहिए, या इफेक्टिव मॉलिक्यूल जो हो, जो कोलाइड हो रहा है उसके पास एक एनर्जी भी फैक्टर होना चाहिए, तब हमको मिलता है रेट, और इसी को बोलते हैं कोलिजन थियरी। अब इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कौन सा? इसको क्या? हाँ, इसको हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फॉर इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर के लिए हमें ओरिएंटेशन बैरियर यानी डायरेक्शन, हमें मॉलिक्यूल के डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है, कंसीडर को, डायरेक्शन को देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, जिसके लिए, जिसके लिए एक क्या दिशा, ओरिएंटेशन फैक्टर, इसका लिख देता हूँ इंग्लिश में ही, जिसके लिए एक ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर P लिया जाता है, जिसको स्टेरिक, स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी का हिंदी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। और बोलिए, और कुछ डाउट? अभी एक्चुअली अगर कंसेप्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मतलब झगड़ा अगर दो आदमी कर रहा है तो झगड़ा करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में आना पड़ेगा। देखते हैं ना, धक्का मुक्की लोग करते हैं, अगर एक धक्का देने के लिए आ रहा है, दूसरा भाग रहा है, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। चाहे एक धक्का, एक बैठ गया, एक धक्का दे रहा है, तब भी नहीं होगा। लेकिन हमारा मूड अलग है, अगर एक लाके उसके पत्थर मार दिया तो अलग कहानी है। लेकिन अगर प्रॉपर कोलिजन के लिए दोनों के पास प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, और एक्चुअली हम लोग मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसलिए आपको ये कंसीडर करने के लिए बोला था कि देखिए मोल है, हम 2-4 को कंसीडर करते हैं, जबकि इस रिएक्शन में H2 आया है, ये 1 मोल है, इतने मॉलिक्यूल्स है। Hi2 आपने 1 मोल लिया था, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो रिएक्शन 2-4 छोले में थोड़े होता है, ये कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड होता है, तो उसमें जो इफेक्टिव कोलिजन होगा हेड टू हेड आएगा, और एनर्जी भी एनर्जी के साथ आएगा, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और डाउट है कुछ? नो सर।